ओके मालिक, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू योर रिवीजन ऑफ चैप्टर 3A। ओके सर, तो चैप्टर 3A को पहले रिवाइज कर लेते हैं एंड उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, दैट इज योर चैप्टर 4। ओके, 3A में अपन ने कैसे डिवाइड किया था? चैप्टर 3 वाज डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन। ओके, विद वन वाज विद 3A एंड वन वाज 3B। 3A पोर्शन में अपन दो स्टैंडर्ड कवर कर रहे हैं, 230 एंड 500, एंड 3B में अपने बैलेंसिंग स्टैंडर्ड ऑफ 500 की सीरीज अपन कवर करेंगे 501 के बाद वाली सीरीज, जिसके अंदर 530, 540 और 520 ये तीन स्टैंडर्ड नहीं होंगे। 520 और 530 के लिए अलग से चैप्टर्स है और 540 अपने सिलेबस में नहीं है। बात खत्म। ये सीरीज आपके लिए रहेगी 3B में। तो जब 3B का पॉइंट होएगा तब अपन उसके बारे में बात करेंगे, उसके रिवीजन करेंगे। ये करने के पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ऑडिट रिस्क क्या होता है। तो ऑडिट रिस्क आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। ऑडिट रिस्क इज अ कंपोजिशन ऑफ टू फैक्टर्स, वन इज आरएमएम एंड वन इज डीआर। एसएस आरएमएम में अपन दो चीजें करते हैं, वन इज इनहेरेंट रिस्क एंड वन इज कंट्रोल रिस्क। एंड अगर ऑडिट रिस्क की बात करें तो ऑडिट रिस्क इज ए कंपोजिशन ऑफ इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। ये कॉन्सेप्ट होने के बाद अपन ने एक रिलेशनशिप तैयार की थी, अगर आरएमएम कम है या ज्यादा है तो क्या होगा। अगर आरएमएम ज्यादा है इसका मतलब कंट्रोल वीक है, इसका मतलब डिटेक्शन रिस्क हमें कम रखना पड़ेगा, इसका मतलब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ज्यादा रखना पड़ेगा, इसका मतलब मटेरियलिटी आपको कम रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आरएमएम आपका बहुत कम है, ओके, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है, तो इसका मतलब कंट्रोल आपके तोड़ है, जबरदस्त है, काम कर रहे हैं, और डिटेक्शन रिस्क आप ज्यादा रख सकते हो, यानी सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आप उस चीज के लिए कम ले सकते हो, यानी मटेरियलिटी आप ज्यादा रख सकते हो। ये रिलेशनशिप तैयार की थी, ये अपन ने कॉन्सेप्चुअली देखा था। इसके बाद अपन ने स्टैंडर्ड चालू किए थे। ओके, चैप्टर 3A में आपका पहला स्टैंडर्ड है 230 और उसके बाद दूसरा स्टैंडर्ड होगा 500। 230 के अंदर आप देखोगे तो टोटल 8 क्वेश्चन की सीरीज अपन ने बताई थी, लेकिन 8 क्वेश्चन की सीरीज को अपन ने टोटल कॉन्सेप्चुअल में डिवाइड किया था 4 क्वेश्चन में। मेन 4 क्वेश्चन है थियोरेटिकल, बाकी और जो 3 क्वेश्चन थे वो आपको एमसी, 4 क्वेश्चन जो बाकी है वो एमसीक्यू या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन आया आपका नेचर, लेकिन नेचर मैंने बताया नेचर अकेला नहीं आएगा, नेचर एंड पर्पस आपको साथ में ध्यान रखना होगा। व्हाट इज द नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? नेचर एंड पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन दो चीज है, नेचर दो चीज है एंड पर्पस आपकी 6 चीजें है। नेचर दो चीजें कौन सी है? सबसे पहला, इट इज अ बेसिस फॉर कंक्लूजन ऑफ फॉर ऑब्टेनिंग एन फॉर प्रोवाइडिंग एन ओपिनियन। एंड सेकंड पॉइंट, नेचर क्या होगा कि हमने ऐसे के ऑब्जेक्टिव कंप्लाई किए कि नहीं, ये देखना अपने लिए आसान हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? पर्पस अपने लिए 6 पर्पस होंगे सर। 6 पर्पस कौन से होंगे? हमारा प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस तोड़ होगा, हमारा डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू तोड़ होगा, हम अकाउंटेबल करवा पाएंगे किसी को, ओके, हमारे फ्यूचर ऑडिट्स के लिए काम होगा, और हमारे दो रिव्यू तोड़ होंगे, इंटरनल रिव्यू एंड एक्सटर्नल रिव्यू। इंटरनल रिव्यू को इन्होंने नाम दिया है क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, एंड एक्सटर्नल इंस्पेक्शन, एक्सटर्नल रिव्यू को नाम दिया है एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। ये हो गया अपना नेचर एंड पर्पस। ये होने के बाद अपने लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट के लिए फैक्टर्स क्या है? व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर देयर व्हिच आर एप्लीकेबल फॉर फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस? सर इसका मतलब क्या था? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अपना ज्यादा होगा या कम होगा, ऑडिट एविडेंसेस ज्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे, ये कंटेक्स्ट में बात किया था। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फाइल कितनी ज्यादा होगी या मोटी होगी या पतली होगी, तो इसके लिए कितने फैक्टर्स देखे अपन ने? ऑल टुगेदर अपने 7 फैक्टर्स देखे। सबसे पहला, साइज ऑफ बिजनेस, एटी एकेडमी एंड एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, आप ऑडिट प्रोसीजर कौन से परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर रहेगा। तीसरा सिनेरियो, आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा, कम रहेगा तो कम। सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, ये भी अपन ने बात किया था। ये होने के बाद अपना मेस पॉइंट है, एक्सेप्शंस कितने हैं। अगर आपको ईओएम मिल रहा है तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होगा, ईओएम नहीं मिल रहा है तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कम होगा। ओके, कंक्लूजन फॉर्म क्या कर रहे हो, ये कॉन्सेप्ट अपन ने बात किया था। ओके, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट वाज विद रिस्पेक्ट टू योर मेथोडोलॉजी ऑफ ऑडिट। आप ट्रेडिशनल ऑडिट कर रहे हो या रिस्क बेस्ड ऑडिट कर रहे हो? ट्रेडिशनल ऑडिट करोगे तो ज्यादा मिलेगा, रिस्क बेस्ड ऑडिट करोगे तो आपके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कम होंगे। ये कॉन्सेप्ट अपन ने बात की थी। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था एग्जांपल्स ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एग्जांपल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में अपन ने क्या बात किया? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में ऑडिट प्रोग्राम्स होते हैं, चेकलिस्ट होती है, कम्युनिकेशन विद क्लाइंट होता है, देयर आर मेनी एग्जांपल्स, सिग्निफिकेंट मैटर्स के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। यही कॉन्सेप्ट आपको आगे लेके गया था। तो ऑडिट फाइल एसक्यूसी 1 का जिक्र किया था। एसक्यूसी 1 या एसए 220 अपने लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अपने लिए क्वेश्चन ये था, असेंबली कितने दिन में करनी चाहिए? सर असेंबली के लिए, ओके, व्हाट स्टैंडर्ड सेज, स्टैंडर्ड ये बोलता है कि असेंबली आपके पॉलिसी प्रोसेस के हिसाब से करनी चाहिए, आपके लॉज एंड रेगुलेशन के हिसाब से करनी चाहिए। लेकिन अगर आपका लॉज एंड रेगुलेशन साइलेंट है तो मैक्सिमम 60 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जिस दिन आपने ऑडिट रिपोर्ट दी है उसके 60 दिन के अंदर आपने असेंबली करनी चाहिए। एक चीज आप नोट रखना, आपके पॉलिसी प्रोसीजर कैसे भी हो लेकिन 60 दिन के ऊपर नहीं बता सकते। आपका पॉलिसी प्रोसीजर ये नहीं बता सकता हम 4 महीने में करेंगे, हम 100 दिन के बाद 100 दिन के अंदर करेंगे। 60 दिन के कम रह सकता है, 60 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता। दैट्स इट। ये आपको याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू योर ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल के साथ में और एक कॉन्सेप्ट आपके लिए था कि ये फाइल कितने साल तक अपने को संभालनी पड़ेगी, रिटेंशन कितने साल तक रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपको 7 साल तक आपको ऑडिट फाइल को रिटेन करना पड़ेगा। ये होने के बाद आपके लिए और एक कॉन्सेप्ट है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स। क्या हमें सिग्निफिकेंट मैटर्स को डॉक्यूमेंट करना चाहिए? आंसर इज यस। कुछ जजमेंटल मैटर्स है,
है, कुछ आरएमएम वाले मैटर्स है, कुछ सिग्निफिकेंट रिस्क वाले मैटर है, उनके लिए आपका डॉक्यूमेंटेशन जबरदस्त होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए और उनको तुमने कैसे एड्रेस किया इसके बारे में डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और उस डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग बोलेंगे ऑडिट कंप्लीशन मेमोरेंडम। ऑडिट कंप्लीशन मेमोरेंडम में क्या चीज रखेंगे? दो चीज रखेंगे, सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या थे और उसको हमने कैसे एड्रेस किया। यानी ऑडिट कंप्लीशन मेमोरेंडम में हम लोग दो चीज को ध्यान में रखेंगे, सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या थे और उसको हमने कैसे एड्रेस किया और इसके फायदे क्या होंगे, इसके बेनिफिट क्या होंगे, ये समरी रखने का फायदा क्या होगा। ये समरी रखने के तीन फायदे होंगे। हमें अगर रिव्यू करना रहा तो हमारा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू होगा। दूसरा पॉइंट, हमारे फ्यूचर ऑडिट्स के लिए ये असिस्ट करेगा। एंड तीसरा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने ऐसे के ऑब्जेक्टिव अचीव किए कि नहीं किए, ये अपने को समझ में आ जाएगा। दैट इज योर ऑडिट कंप्लीशन मेमोरेंडम। ये होने के बाद आपका लास्ट कॉन्सेप्ट था, एकदम कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था, ओनरशिप किसकी होगी। तो ये आपको ऑलरेडी पता है कि एसक्यूसी 1 ओके क्लियर कट बोलता है ये जो ऑडिटर होगा उसकी ओनरशिप रहेगी, ये ऑडिट फर्म की ओनरशिप रहेगी, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करते हो। एसक्यूसी 1 रहा तो आपको फर्म का लॉजिक लगाना है और एसए 220 रहा तो आपको ऑडिटर का लगाना है। इन शॉर्ट आपको सिंपल सा लॉजिक रखना है, ये ओनरशिप ऑडिटर की है। ऑडिटर अपने डिस्क्रिप्शन पे ये किसी के साथ शेयर कर सकता है या नहीं कर सकता, ये ऑडिटर की मर्जी होगी। दैट्स इट, ये हो गया 230 का कॉन्सेप्ट। ये होने के बाद आपके पास स्टैंडर्ड 500 की सीरीज में था। 500 में कितने क्वेश्चन थे अपने लिए? 6 क्वेश्चन थे, लेकिन बीच में दो चीजें और इंसर्ट की हुई है। ओके 6 क्वेश्चन कौन से थे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहला था आपका फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। दूसरा कॉन्सेप्ट है सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। तीसरा पॉइंट है ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए असर्शंस। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस और उसके बाद आया आपका रिलेवेंस एंड रिलायबल। लेकिन अगर बीच में देखोगे तो दो कॉन्सेप्ट इंसर्ट किए हैं, टीओसी एंड ओके एसपी। ओके ये दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि ये दोनों कॉन्सेप्ट इंसर्ट किए, लेकिन इन दोनों के चार्ट अपन ने अलग रखे हुए हैं। ये दोनों चार्ट आपको डिफरेंटली याद रखना पड़ेगा। टीओसी के लिए चार्ट रहेगा, एसपी के लिए आपको चार्ट यहां पर रखने की जरूरत नहीं है। एसपी का चार्ट ऑल टुगेदर अपन कॉन्सेप्चुअली टीओसी के टाइम पे ही कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपके लिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। क्या फैक्टर्स है जिससे हम डिसाइड करेंगे कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? तो तीन फैक्टर्स अपने को बताए गए हैं। सबसे पहला फैक्टर होगा आपका मटेरियलिटी, दूसरा फैक्टर होगा आरएमएम और तीसरा फैक्टर होगा पॉपुलेशन। ओके मटेरियलिटी ज्यादा रखी इसका मतलब ऐसे ही कम चाहिए, मटेरियलिटी कम रखी तो ऐसे ही ज्यादा चाहिए। आरएमएम ज्यादा है तो ऐसे ही ज्यादा चाहिए, आरएमएम कम है तो ऐसे ही कम चाहिए। पॉपुलेशन बहुत बड़ा होगा तो ऐसे ही ज्यादा चाहिए, पॉपुलेशन कम चाहिए, कम रहेगा तो ऐसे ही कम चाहिए। हेट्रोजेनियस पॉपुलेशन रहा तो ऐसे ही ज्यादा लोगे, होमोजीनियस पॉपुलेशन रहेगा तो ऐसे ही कम लोगे। ये फैक्टर्स के बारे में बात की थी। इसके बाद एक चार्ट मैंने आपको समझाया था, ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस कितने प्रोसीजर रहेंगे? दो प्रोसीजर रहेंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रहेगा एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर रहेगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में अपने पास दो चीजें रहेगी। दो चीजें कौन सी रहेगी? एक होगी टेस्ट ऑफ कंट्रोल, एक होगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर। सब्सटेंटिव प्रोसीजर आप फर्दर कितने में डिवाइड करोगे? 4 में डिवाइड करोगे। टेस्ट ऑफ डिटेल में डिवाइड करोगे, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर में डिवाइड करोगे। ओके एग्रीइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स करोगे एंड एग्जामिनिंग मटेरियल जनरल एंट्री करोगे। अगर मैं आपको बोलूं सब्सटेंटिव प्रोसीजर समझाइए तो कितने प्रोसीजर समझाओगे? 4 प्रोसीजर है आपके पास सब्सटेंटिव प्रोसीजर, लेकिन उसको डिवाइड कैसे करोगे? सब्सटेंटिव प्रोसीजर पूरे साल कौन सा करेंगे? पूरे साल जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर किया जाएगा वो होगा टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। और ईयर एंड में जो प्रोसीजर करना होगा वो कौन सा होगा? एग्रीइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अंडरलाइंग रिकॉर्ड्स एंड एग्जामिनिंग मटेरियल जनरल एंट्री। ये आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर के आंसर थे, अगर आपको याद है तो। सब्सटेंटिव प्रोसीजर के अंदर ये कॉन्सेप्ट होने के बाद अब क्वेश्चन आता था, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं एग्जामिनेशन में, एक्सप्लेन ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, क्या लिखोगे? सर क्या आरएपी और एफएपी लिखना है? आंसर इज नो। ये आरएपी एफएपी आपके बेसिक प्रोसीजर्स है, उसके अंदर जो प्रोसीजर लगाएंगे वो आपके ये रहेंगे। एंड ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस आपके लिए पॉइंट रहेंगे 7 ICAIORR। ओके इंक्वायरी का इंस्पेक्शन करेंगे, कंफर्मेशन करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, रीपरफॉर्मेंस करेंगे एंड रीकैलकुलेशन करेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट अपने देखे थे। ये सातों के सातों प्रोसीजर आरएपी हो या एफएपी हो या सब्सटेंटिव प्रोसीजर हो या सब में हो, टीओसी हो, ये सब में यूज किया जाएगा। दैट्स योर प्रोसीजर का कॉन्सेप्ट। ये होने के बाद अपन ने ओके यानी अगर आपका देखोगे तो थर्ड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, हाउ मेनी प्रोसीजर यू विल राइट? 7 प्रोसीजर। हां चार्ट वाला कॉन्सेप्चुअल पॉइंट था, उसके अंदर के 7 प्रोसीजर अपन ने डिस्कस किए। ये होने के बाद अपने लिए क्वेश्चन आया टीओसी। टीओसी के ऊपर कितने क्वेश्चन है यहां पर? इस चैप्टर में, चैप्टर 4 में भी टीओसी के ऊपर क्वेश्चन रहेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहां पर इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन चैप्टर में 4 क्वेश्चन है। पहला टीओसी क्यों करना चाहिए, दूसरा कॉन्सेप्ट नेचर टाइमिंग एक्सटेंट के फैक्टर्स क्या होंगे, यानी टीओसी करते वक्त ओके नेचर टाइमिंग एक्सटेंट के लिए फैक्टर्स क्या ध्यान में रखने पड़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है प्रीवियस ऑडिट में अगर टीओसी किया हुआ है, प्रीवियस ऑडिट मतलब प्रीवियस ईयर नहीं बोलो, प्रीवियस ऑडिट यानी एक बार टीओसी किया है, क्या उस पर रिलाई कर सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन होगा अगर डेविएशन आया टीओसी में तो हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई टीओसी करना चाहिए। तो दो कारण मैंने आपको बताया। सबसे पहले टू क्या करना है, व्हाई वी नीड टू परफॉर्म टीओसी, टू डिटरमाइन नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर, पहला कारण। और अलोन सब्सटेंटिव प्रोसीजर कैन नॉट गिव सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये कारण हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए आता है फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग टीओसी का नेचर टाइमिंग एक्सटेंट,
नेचर के टाइम पे क्या ध्यान में रखना रहेगा, टाइमिंग के टाइम पे क्या ध्यान रखना होगा, एक्सटेंट के टाइम पे क्या ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहला फैक्टर आता है फैक्टर विच आर अफेक्टिंग नेचर ऑफ टीओसी। नेचर ऑफ टीओसी करते वक्त क्या फैक्टर रहेंगे, तो दो फैक्टर रहेंगे। इंक्वायरी अकेला काम नहीं करेगा, इंक्वायरी के साथ आपने अलग से ऑडिट प्रोसीजर करने चाहिए, लेकिन जब अलग से ऑडिट प्रोसीजर करोगे तो दूसरा ऑडिट प्रोसीजर कौन सा होना चाहिए, उसके ऊपर क्या पॉइंट रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट, कौन सी पीरियड आप चेक कर रहे हो, क्या कंसिस्टेंसी है और किसने ये कंट्रोल परफॉर्म किए हुए हैं। ये होने के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है ओके, अगर कोई इनडायरेक्ट कंट्रोल है जो इस कंट्रोल पे रिलाई करता है, तो आपने ये भी पता करना है क्या वो इनडायरेक्ट कंट्रोल को टेस्ट करना जरूरी है, अदर कंट्रोल को टेस्ट करना जरूरी है। दैट इज योर टू फैक्टर्स व्हिच नीड टू बी कंसीडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग नेचर ऑफ टीओसी। सेकंड पॉइंट इज एक्सटेंट ऑफ टीओसी। अगर आप देख रहे हो एक्सटेंट ऑफ टीओसी में क्या करेंगे, फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ टीओसी, कितने फैक्टर्स रहेंगे, 5 फैक्टर्स। पहला फैक्टर होगा फ्रीक्वेंसी क्या है टेस्टिंग करने की, दूसरा फैक्टर होगा लेंथ ऑफ पीरियड क्या है, यानी अगर एक बार टेस्टिंग कर लिया तो कितने टाइम तक उसके ऊपर रिलाई करने वाले हो। तीसरा फैक्टर ये रहेगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन कितना है, आप क्या पहले से कितना एक्सपेक्ट करते हो, इधर डेविएशन मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला, तीसरा फैक्टर है। चौथा पॉइंट, आपको जो ऑडिट एविडेंस मिला है वो रिलेवेंट है, रिलायबल है, ये पता करिए। एंड पांचवा पॉइंट, अदर कंट्रोल को भी टेस्ट करना है, ये पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। दिस इज कॉल्ड एन एक्सटेंट, कितना करना है, ज्यादा करना है टीओसी या कम करना है, वो पॉइंट है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है पीरियड। पीरियड में आपको दो ही पीरियड है, दो ही पॉइंट है ओके, ड्यूरिंग द पीरियड करना है या ईयर एंड पे टीओसी करना है, दैट इज व्हाट योर कंटेक्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड। दिस इज योर फैक्टर्स के क्वेश्चन। फैक्टर्स के क्वेश्चन होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फैक्टर्स अफेक्टिंग रीटेस्टिंग ऑफ कंट्रोल, यानी अगर प्रीवियस ऑडिट में मैंने टेस्टिंग किया हुआ है क्या मैं उस पर रिलाई कर सकता हूं। इसका उल्टा क्वेश्चन क्या होगा, ओके व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू कंसीडर फॉर रीटेस्टिंग ऑफ कंट्रोल। अगर मुझे रीटेस्टिंग ऑफ कंट्रोल करना है तो कितने फैक्टर्स ध्यान में रखने होंगे, 6 फैक्टर्स ध्यान में रखने होंगे। सबसे पहला फैक्टर ये ध्यान में रखना होगा कंट्रोल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कैसा है, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल कैसा है। ये होने के बाद अगर आपको इसको याद है, दो इसमें याद रखे थे ओके, कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल कैसा है ओके। इसके बाद दो चीज थी ओके, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनरल कंट्रोल कैसे है, जनरल आईटी कंट्रोल कैसे है, पासवर्ड एंड अदर थिंग्स के पॉइंट पे। उसके बाद दो चीज थी पर्सनल चेंज एंड कंट्रोल चेंज। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है आरएमएम। ये 6 फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। पहले दो ध्यान रखिए, फिर एक याद रखिए, फिर दो याद रखिए, फिर एक याद रखिए। पहले दो इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट फैक्टर ओके कौन सा रहेगा, जनरल कंट्रोल। जनरल कंट्रोल आईटी जनरल कंट्रोल कैसे है। नेक्स्ट दो फैक्टर्स पर्सनल चेंज कंट्रोल चेंज। एंड लास्ट फैक्टर्स आपके लिए रहेगा आरएमएम। ये होने के बाद आपके लिए कॉन्सेप्चुअली टीओसी का कॉन्सेप्ट एक ही था कि डेविएशन रहा तो क्या करना है। पहला पॉइंट 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, डेविएशन होने के बाद भी क्या उस पर रिलाई कर सकता हूं या एडिशनल मुझे कुछ काम करना है या इसमें आरएमएम कितना हो सकता है ये डिटरमाइन करना होगा। दैट इज व्हाट योर टीओसी का कांसेप्ट। टीओसी होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कांसेप्ट आया दैट इज योर असर्शन। असर्शंस में क्या ध्यान में रखना है, मान लीजिए असर्शन में 3 पॉइंट याद रखने हैं ओके। ऑडिटर जो असर्शन देगा, मैनेजमेंट ने जो रिप्रेजेंटेशन किया उसके ऊपर जब ऑडिटर असर्शन लेगा तो 3 कंटेक्स्ट में डिवाइड किए जाएंगे, टेस्ट ऑफ बैलेंसेस, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड टेस्ट ऑफ डिटेल, टेस्ट ऑफ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। टेस्ट ऑफ बैलेंसेस में अपन क्या करेंगे, अकाउंट बैलेंसेस का जब असर्शन लेंगे तो ऑडिटर क्या करेगा, ईआरसीवी करेगा, एग्जिस्टेंस ओके, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन, ये होगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी ऑडिटर जब क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को ऑडिट करेगा उसमें असर्शंस लेगा तो क्या चेक करेगा, 5 चीजें चेक करेगा, ओसीएसीसी ऑकरेंस हुआ है कि नहीं ओके, कंप्लीटनेस है कि नहीं, एक्यूरेसी है कि नहीं है, कट ऑफ पीरियड में है कि नहीं है, क्लासिफिकेशन बराबर है कि नहीं है। और ये होने के बाद है असर्शंस फॉर एन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। कितने पॉइंट रहेंगे, 4 पॉइंट ओके। दोनों का कॉम्बिनेशन जो रहेगा वो लिखा है अपने, ऑकरेंस है और राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, कंप्लीटनेस है, एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। लास्ट कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबली बराबर है कि नहीं है। ये होने के बाद आपका असर्शंस होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया था विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट वाज टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस आर देयर, ये सोर्सेस के जैसे ही जाता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल के कॉन्सेप्ट में जाता है। टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस आपके दो इसमें डिवाइड किए जाएंगे। पहला बेस होगा जो होगा आइदर आपके पास ओरल होंगे या तो विजुअल्स होंगे ओके। ओरल ऑडिट एविडेंस मतलब विजुअल ऑडिट एविडेंस, आप देखते हो ऑब्जर्वेशन करते हो वो ऑडिट एविडेंस होंगे, या तो रिटन ऑडिट एविडेंस होंगे ओके, ये कांसेप्ट होगा। और दूसरा होगा ओके आइदर इट में बी इंटरनल और इट में बी एक्सटर्नल, ये कांसेप्ट आपको लिए टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस है। एंड लास्ट कांसेप्ट है रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। ऑडिट एविडेंस रिलेवेंट होना चाहिए, ये आपको मैंने कॉन्टेक्चुअली बताया था। एवरी टाइम आप रिलेवेंट कैसे लोगे ये मैंने आपको एग्जांपल वाइज भी समझाया हुआ है, तो रिलेवेंस में ध्यान रखना जरूरी है। एंड रिलायबिलिटी के लिए आपको क्वेश्चन वापस एक ही है, फैक्टर्स। अगर आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर में क्या है, फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। कितने फैक्टर्स थे, 5। सबसे पहले मुझे बाहर से मिला होगा, इंडिपेंडेंट सोर्सेस। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट कंट्रोल तोड़ है तो इंटरनल एविडेंस भी चल जाएगा। तीसरा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायरेक्टली ऑब्टेन्ड बाय ऑडिटर। चौथा सिनेरियो है रिटर्न कितना भी रहा तो सही रहेगा। एंड पांचवा सिनेरियो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैटर्स रादर देन ओके फोटोकॉपीज एंड व्हाट वी से फैक्ट्स। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर 3A। 3B का पोर्शन अपन अलग करते हैं मालिक।